today we're going to understand the entries of specific nature. Entries of specific nature means it includes those transactions which doesn't applies or doesn't work on day-to-day basis. That's why they are considered as of specific nature. In first, we are dealing with the word with the term bad debts. Bad debts means वो अमाउंट जो हमें लगता है कि हमारा डेटर हमें आने वाले टाइम में नहीं पे करेंगे, हम उन्हें बैड डेब्ट्स कंसिडर कर लेते हैं। कि अगर मैंने किसी को आज उधार दिया है और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में प्रीवियस हिस्ट्री को देखते हुए, प्रीवियस वर्किंग को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जो डेटर हैं वो मुझे जनरली 5% कम पैसा देते हैं, या ये कहें कि हमें जनरली 2000 रुपये अगर हम किसी से मांगते हैं तो हमें 500 रुपये का नुकसान होता ही है। तो ऑन अ नॉर्मल बेसिस जब मुझे लगता है कि अगर मेरा पैसा कहीं पर डूबने वाला है या हमें लगता है कि पैसा हमें आने वाले टाइम में रिकवर नहीं होगा, तो हम उसे लॉस कंसिडर करते हुए उस लॉस का नाम बैड डेब्ट्स दे देते हैं। तो उस लॉस को हम क्या कहते हैं? बैड डेब्ट्स। तो बेसिकली बैड डेब्ट्स क्या है कि नॉट रिकवरेबल डेट्स, कि ऐसे डेट्स जो हमें रिकवर नहीं हो रहे हैं, जिनको हम सोच रहे हैं कि उनकी रिकवरी अब हमें नहीं होगी, हम उन्हें बैड डेब्ट्स कंसिडर करते हैं। जहां तक बैड डेब्ट्स के जनरल एंट्री की बात है तो हम एक तरह से उसे लॉस कंसिडर कर रहे हैं, तो बैड डेब्ट्स अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड। और उसी के अगेंस्ट में ये बैड डेब्ट्स किसके अगेंस्ट में गिन रहे हैं कि हमारा कोई ऐसा डेटर है जो हमें आने वाले टाइम में पेमेंट नहीं करेगा, तो हम उस डेटर को भी हम हमारी बुक्स में से हटा रहे हैं, तो इसीलिए डेटर अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। तो बैड डेब्ट्स वो अमाउंट है जो नॉट रिकवरेबल, नॉन रिकवरेबल अमाउंट है, जो हमें रिकवर नहीं होगा, जो हमें अमाउंट रिसीव नहीं होगा, हम उसे बैड डेब्ट्स कंसीडर करते हैं। इसीलिए बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट करेंगे और डेटर अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा, सो दैट वो रेस्पेक्टिव डेटर जिससे मुझे अमाउंट रिसीव नहीं होगा, हम उस रेस्पेक्टिव डेटर को क्रेडिट करेंगे और उसे हमारी बुक्स में से, डेटर लिस्ट में से हटा देंगे। क्योंकि आने वाले टाइम में अब ना तो हम उससे पैसा मांगेंगे और हमें पता है कि उससे पैसा रिसीव नहीं होगा, इसीलिए उसे डेटर लिस्ट में से हटा दिया जाएगा। तो डेटर अकाउंट क्रेडिट होगा और बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट होगा। कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है कि हमें पार्शियल पेमेंट रिसीव हो और रिमेनिंग जो है वो बैड डेब्ट्स हो जाए। कि मान लो अगर फॉर एग्जांपल राम से हम 1000 रुपये मांगते हैं, लेकिन राम ये कह रहा है कि मैं आपको 70 पैसे इन रुपी इतना ही पेमेंट कर पाऊंगा, उसके अलावा रिमेनिंग अमाउंट का पेमेंट मैं आपको नहीं करूंगा और मैं देऊंगा भी नहीं, और अब आप मुझसे पैसे मांगना भी मत। दैट मीन्स 70 पैसा इन रुपी का मतलब क्या हो गया? 70%। 1 रुपए में से 70 पैसे वो पे करने के लिए तैयार है। दैट मीन्स व्हाटएवर द अमाउंट वी आर क्लेमिंग फ्रॉम हिम और वी आर in our books Ram is considered as a debtor of rupees 1000, then we would going to receive only rupees 700 and remaining 300 would be considered as our bad debts. So in this situation where partial payment is received and remaining is considered as bad debt, in this situation we would going to debit cash और अकाउंट और बैंक अकाउंट डेबिट। डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कितने रुपए वो हमें पे कर रहा है? 700। कितने नहीं पे कर रहा है वो है बैड डेब्ट्स अकाउंट में डेबिट किए जाएंगे, वो है 300। और अब हमारी बुक में से राम के नाम का जो हमारा डेटर था वो पूरा का पूरा 1000 रुपए से खत्म कर दिया जाएगा। अब हम राम से किसी तरह का कोई पैसा नहीं मांगते हैं और नहीं मांग पाएंगे। हमने 1000 रुपए मांगे थे लेकिन उसने कहा 700 दूंगा और बाकी कुछ नहीं है मेरे पास, तो हमने 300 रुपए को बैड डेब्ट्स मानते हुए बैड डेब्ट्स अकाउंट में लॉस कंसीडर करते हुए डेबिट किया और पूरा का पूरा राम के अकाउंट को 1000 से क्रेडिट करके राम को हमारी बुक्स में से हटा दिया। तो ये है बैड डेब्ट्स का कंसेप्ट कि हमें फुल बैड डेब्ट्स अगर हमें पता है कि सारे पैसा डूब गया तो बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट करते 1000। लेकिन अगर राम कह रहा है कि मैं आपको 70% पेमेंट कर रहा हूं, बाकी 30% अब नहीं करूंगा, तो 70% को कैश अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट डेबिट 700, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट 300 टू राम अकाउंट 1000। इस एंट्री के साथ हम
जनरल एंट्री पास कर देंगे। तो कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, ये कब होगा? जब हमें पार्शियल पेमेंट रिसीव होगा, और जब हमें पता है कि पूरा ही पेमेंट डूब रहा है तो हम ये वाली एंट्री पास करेंगे, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। ये एंट्री है बैड डेब्ट्स के कंसेप्ट से रिलेटेड। Now the next transaction is the specific nature is bad debts recovered. Bad debts recovered means वो सारा अमाउंट जो हमने प्रीवियस एंट्री में या प्रीवियस ईयर, लास्ट ईयर या उससे पीछे वाले सालों में अगर मैंने किसी भी डेटर के अमाउंट को ये कंसीडर कर लिया था कि मुझे आने वाले टाइम में वो अमाउंट रिसीव नहीं होगा और मैं उसे बैड डेब्ट्स में ट्रांसफर कर चुका हूँ, और बाद में पता नहीं कुछ होता है कि हमें वो अमाउंट रिसीव हो जाता है या डेटर हमें आगे होकर आकर पेमेंट करना चाहता है और वो ये कह रहा है कि मैं आपको पेमेंट करने के लिए तैयार हूँ, तो वो अमाउंट जो हम ऑलरेडी बैड डेब्ट कंसीडर कर चुके हैं और वो अब हमें रिसीव होकर मिल रहा है तो हम उसे बैड डेब्ट्स रिकवर्ड कंसीडर करते हैं। बैड डेब्ट्स रिकवर्ड हमारे लिए एक तरह की इनकम है, और जब भी बैड डेब्ट्स रिकवर होंगे तो हमें कैश जनरेट होगा, मतलब सामने वाला जो है वो हमें कैश लाकर देगा कि वो ये कहना चाहता है। मान लो इसी एग्जांपल के साथ चलते हैं कि इस एग्जांपल में राम ने 1000 रुपए हमसे मांगते थे, हम राम से, वो हमें अभी 70% ही पे कर रहा है, दैट मींस 700 पे कर रहा है और 300 को हम कंसीडर कर रहे हैं कि वो डूब रहे हैं। अगले साल या 2 साल बाद राम को भगवान ने सद्बुद्धि दी और वो हमारे 300 रुपए वापस लौटाना चाहता है, और वो ये कह रहा है कि मैंने पहले 300 नहीं दिए थे, अभी वो 300 रुपए मैं आपको देने आया हूँ, मैं भूल गया था किसी कारण से या मेरे दिमाग से निकल गया है, मैं नहीं दे पाया, उस वक्त नहीं दे सक रहा था, तो लेकिन मैं अब आपको आपके 300 रुपए वापस देना चाहता हूँ। लेकिन अब हम तो राम के अकाउंट को खत्म कर चुके हैं, राम के अकाउंट को क्रेडिट करके राम के अकाउंट को हमने हमारी बुक्स में से हटा दिया। तो ऐसी सिचुएशन में जब ऐसा कोई डेटर जिसको हम डेटर लिस्ट से हटा चुके हैं और बैड डेब्ट्स के नाम पर उससे उनका पैसा खत्म कर दिया है, लेकिन आने वाले टाइम में जब वो मुझे रिकवर होकर मिलता है तो मैं उस वक्त एंट्री पास करूंगा कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि वो पैसा लेकर आ रहा है, टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट। तो एंट्री क्या पास होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट विद द अमाउंट 300। तो ये एंट्री हमें पास करनी है क्योंकि कैश हमारे पास 300 रुपए आ रहा है और बैड डेब्ट्स रिकवर्ड नाम की एक इनकम है जो हमें रिसीव हो रही है 300 रुपए से। अब हम बात करेंगे आगे जाकर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोजर का, तो मैं आपको साथ के साथ क्लियर करता जाता हूं कि ये बैड डेब्ट्स हमारे लिए लॉस है, तो लॉस होने के नाते हम इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डील करेंगे। ये डेटर हमारे असेट होते हैं, लेकिन अभी हम इस असेट को रिड्यूस कर रहे हैं, तो असेट अकाउंट में इसे रिड्यूस किया जाएगा। ठीक, तो असेट हमारे डिक्रीज हो जाएंगे उतने रुपए से। असेट का मतलब हो गया डेटर अकाउंट जो है वो असेट होता है। इन द सेम वे अगर यहाँ के हम जब बैड डेब्ट्स रिकवर कर रहे हैं तो ये कैश को इंक्रीज करेगा और बैड डेब्ट्स रिकवर्ड हमारे लिए क्या कहलाएगी? इनकम, और इनकम होने के नाते इसे P&L अकाउंट में इनकम साइड में डिस्क्लोज किया जाएगा। इनकम साइड दैट मींस क्रेडिट साइड में, तो P&L की क्रेडिट साइड में बैड डेब्ट्स रिकवर्ड के नाम से हम इसको डिस्क्लोजर देंगे। तो बैड डेब्ट्स का कांसेप्ट क्लियर है कि वो पैसा जो हमें आने वाले टाइम में रिसीव नहीं होगा, हम उसे बैड डेब्ट्स लॉस कंसीडर करते हुए बैड डेब्ट अकाउंट को डेबिट करके उस रेस्पेक्टिव डेटर को हमारी बुक्स की डेटर की लिस्ट में से हटा देते हैं। मान लो अगर वो कुछ पैसा दे रहा है और कुछ हमारा पैसा डूब रहा है, तो व्हाटएवर द अमाउंट ही इज पेइंग दैट शुड बी डेबिटेड इनटू द कैश और रेस्पेक्टिव बैंक अकाउंट, और एंड द डिफरेंस अमाउंट व्हिच ही इज नॉट गोइंग टू पे that should be debited in bad debts account, and it should be considered as a loss to the firm. So bad debts account debited with rupees 300 and Ram solely of rupees 1000 should be credited with the full amount which is appeared in our books of accounts as a debtor of rupees 1000। तो राम को हमें 1000 रुपए से क्रेडिट करके हमारी बुक्स में से लिस्ट ऑफ डेटर में से इसे हटाना है। तो ये है हमारे दो ट्रांजैक्शन, बैड डेब्ट्स और बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। अगर कभी बैड डेब्ट्स रिकवर होंगे तो कैश में डेबिट करके बैड डेब्ट्स रिकवर्ड के इनकम के नाम से उसे डिस्क्लोज किया जाएगा और उसे अकाउंट को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डिस्क्लोज करेंगे। ये हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब फाइनल अकाउंट्स करेंगे तब ये हमारे काम का है। अभी आप इनिशियल लेवल पर समझें तो कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है और बैड डेब्ट्स रिकवर्ड हमारे लिए इनकम है जिसे हम क्रेडिट करेंगे। तो ये है हमारा टॉपिक बैड डेब्ट एंड बैड डेब्ट रिकवर्ड। नेक्स्ट टॉपिक जो हम करेंगे वो है ड्रॉइंग्स और
विड्रॉल ऑफ गुड्स फॉर पर्सनल पर्पस। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? विड्रॉल ऑफ गुड्स फॉर पर्सनल पर्पस। ना इसका मतलब क्या है कि जब भी प्रोपराइटर, जब भी ओनर अपने बिजनेस में से कोई गुड्स अपने पर्सनल पर्पस के लिए विड्रॉ करके ले जाता है तो वो उसका पेमेंट तो डिपॉजिट करता नहीं, इसीलिए वो जब अपने घर की दुकान समझते हुए उन गुड्स को अपने घर के यूटिलाइजेशन के लिए या पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर लेता है तो हम उसे ड्रॉइंग्स कहते हैं। तो हम उसे क्या कहते हैं? ड्रॉइंग्स। और ड्रॉइंग्स का मतलब क्या है? विड्रॉल ऑफ कैपिटल और विड्रॉल बाय द ओनर फॉर द पर्सनल यूज। तो ये गुड्स अगर उसने विड्रॉ किए हैं पर्सनल यूज के लिए तो हम यही कहते हैं, जब भी कोई गुड्स हम हमारे दुकान से घर लेकर आते हैं तो हम यही कहते हैं कि ये गुड्स जो हम लेकर आए हैं ये हमारे घर की रेट पर पड़े हैं। घर की रेट मींस एट द कॉस्ट और एट द रेट ऑन विच वी हैव परचेज्ड दोस गुड्स। तो जिस कॉस्ट पर, जिस रेट पर हमने उसे खरीदा है उसी रेट पर हम उसे हमारे नाम पर विड्रॉल दिखाएंगे। तो जर्नल एंट्री क्या होगी? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। परचेजेस अकाउंट को क्रेडिट इसीलिए किया जाएगा क्योंकि ये परचेजेस अकाउंट जब हमने इसे खरीदा था तब इसे डेबिट किया था और अब यही गुड्स हमने बेचे नहीं है, हमने इसे पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कर लिए, तो इसीलिए हमने इसे कॉस्ट पर ही परचेजेस में क्रेडिट कर दिया कि परचेजेस को रिड्यूस कर दिया जाए। मान लो 100 यूनिट खरीदे थे, 100 में से 5 यूनिट हमने घर के यूज में ले लिए, तो हमने जब परचेज किया था तब परचेजेस को 100 यूनिट के हिसाब से डेबिट किया था, लेकिन अब हमारी परचेज जो है या हमारा एक्चुअल स्टॉक जो है वो 95 ही है क्योंकि 5 हम हमारे पर्सनल यूज के लिए ले चुके हैं। तो इसीलिए 5 यूनिट की कॉस्ट को हम परचेजेस में क्रेडिट करेंगे और उतनी ही कॉस्ट को हम ड्रॉइंग्स अकाउंट में डेबिट करेंगे। ये उसके पर्सनल यूटिलाइजेशन के लिए विड्रॉल हुआ। ओके, नेक्स्ट टॉपिक जो हम इसमें इसी से रिलेट करता हुआ समझेंगे, अगर हमने पर्सनल यूज के लिए नहीं, किसी को चैरिटी देने के लिए गुड्स विड्रॉ किए, ठीक है, अगर हमने किसी को चैरिटी के तौर पर, किसी को दान के तौर पर, डोनेट करने के तौर पर हमने हमारी दुकान से गुड्स निकाल कर दे दिए, मान लो हम किराने की दुकान लगाकर बैठे हैं और हमारे सामने कोई छोटा बच्चा भीख मांग रहा है और हम उसे उसके तौर पर एक बिस्किट का पैकेट निकालकर 10 रुपए का बिस्किट का पैकेट हम उसे हैंड ओवर कर रहे हैं कि ये मेरी तरफ से है, ले जाओ और खा लो। ऐसी सिचुएशन में जो 10 रुपए आपने दिए वो क्या है? आपकी चैरिटी है। ये आपको रिटर्न में उसको बेचने पर पैसा नहीं मिला क्योंकि वो बिका ही नहीं, वो आपने आपकी तरफ से दान किया। तो ऐसी सिचुएशन में अगर कहीं पर भी हम ऑर्गेनाइजेशन की तौर से कोई चैरिटी में हम हमारे गुड्स दे रहे हैं तो हम उसे क्या करेंगे? चैरिटी हमारे लिए एक तरह से लॉस है तो चैरिटी अकाउंट डेबिट करेंगे और कॉस्ट से परचेजेस अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा क्योंकि ये गुड्स अगेन हमारे स्टॉक को रिड्यूस कर रहे हैं और हम उसे कॉस्ट पर ही कंसीडर करेंगे। तो चैरिटी अकाउंट एज अ लॉस डेबिट होगा एंड परचेजेस अकाउंट क्रेडिट होगा। फिर अगर मान लो, ये तो हुई ड्रॉइंग्स ऑफ गुड्स और ये चैरिटी, अगर मान लो मैंने गुड्स को फ्री सैंपल देने के तौर पर लिया, कहने का मतलब है हम किराने का बिजनेस कर रहे हैं और हमारे पास हमारा खुद का बनाया हुआ प्रोडक्ट एक ऐसा है जिसको हमें मार्केट में चलाना है। मान लो हम चाय पत्ती का बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं साथ के साथ में, तो मैंने क्या किया, 50-50 ग्राम के या 10-10 ग्राम के चाय पत्ती के पाउच बना लिए, 5 ग्राम 10 ग्राम के सैंपल के तौर पर देने के लिए कि जो भी कस्टमर मेरे यहाँ पर आते हैं मैं उन्हें सैंपल के तौर पर ये पाउच उन्हें दूंगा और उन्हें कहूंगा कि आप इसे यूज करके देखें, अगर अच्छा लगे तो आप परचेज करके लेके जाए। तो मैंने फ्री सैंपल के तौर पर अपनी उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करने के लिए जो खर्चा किया है या जो प्रोडक्ट मैं दे रहा हूँ वो जब मैंने खरीदा होगा तब मैंने परचेजेस को डेबिट किया होगा। अब मैं उसे बेच नहीं रहा हूँ, मैं उसे एडवर्टाइजमेंट के तौर पर यूज कर रहा हूँ और उसे फ्री सैंपल के तौर पर मेरे कस्टमर्स को दे रहा हूँ। तो ऐसी सिचुएशन में जर्नल एंट्री पास होगी, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। Whenever we uses the goods for free sampling or for any advertisement purpose,
we have to pass that particular journal entry. Advertisement account as a loss that or as an expense that should be debited. All expenses and losses are debited. So we are going to debit the advertisement account now to purchases. That's why because परचेजेस हमने हमारे उन गुड्स को फ्री में बेचा है, हमें उसे बेचने पर कोई अमाउंट रिसीव नहीं हुआ. दैट्स व्हाई एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट. नाउ सो वी हैव स्टडीड टोटल 5 specific transactions. First one is bad debts, other one is bad debts recovered, third one is drawings of goods, fourth is charity of goods, fifth is free sample distributed distribution of goods. तो ये 5 टॉपिक हम यहाँ पर समझ चुके हैं. जो अब नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? इफ वी आर यूजिंग गुड्स फॉर मेकिंग एन असेट. क्या है कि आपके यहाँ पड़े हुए गुड्स को यूज कर रहे हैं किसी असेट को बनाने के लिए. मान लीजिए आपके लकड़ी की दुकान है और आपको चाहिए ऑफिस बनाने के लिए फर्नीचर. तो आपने अपनी दुकान में से ही लकड़ी निकाली और फर्नीचर बनाने में काम ले ली. अब ऐसी सिचुएशन में हम जनरल एंट्री क्या पास करेंगे? तो हमने हमारे गुड्स को ही यूज किया किसी असेट को प्रिपेयर करने के लिए. तो हमने क्या किया? हमने हमारे गुड्स को यूज किया, हमने उस लकड़ी को यूज किया फॉर मैन्युफैक्चरिंग और फॉर प्रिपेयरिंग द फर्नीचर. तो ऐसी स्थिति में आपको एंट्री पास करनी है असेट अकाउंट डेबिट, क्योंकि असेट क्रिएट हो रहा है. इंक्रीज इन असेट इज डेबिटेड, असेट क्रिएट हो रहा है, असेट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट. ये जनरल एंट्री हम पास करेंगे. और अगर हमें स्पेसिफिकली पता है कि वो असेट कौन सा है तो उस असेट अकाउंट की जगह उस असेट का नाम मेंशन किया जाएगा. जैसे हमने टिम्बर यूज किया फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्नीचर, तो जनरल एंट्री होगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट. इस जनरल एंट्री को हम पास करेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट. सो सेवेंथ टॉपिक इज गुड्स लॉस्ट बाय फायर और थेफ्ट. ये टॉपिक क्या कहता है कि हमने हमारे गुड्स को आग लगने से या चोरी होने से हमें गुड्स का नुकसान हो गया, गुड्स चोरी हो गए या आग लगने की वजह से खत्म हो गए. ऐसी केस के अंदर हमें ये पता है कि हमारे जो गुड्स खत्म हुए हैं उतने रुपए का हमें लॉस हुआ है. तो हम सबसे पहली एंट्री पास करेंगे लॉस बाय फायर, और अगर चोरी से हुए हैं तो लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट अकाउंट. अब ऐसी सिचुएशन में ये तो मैंने लॉस की एंट्री कर ली कि मेरे नुकसान से मेरे गुड्स जो है वो मान लो ₹10,000 के गुड्स फायर की वजह से खत्म हो गए या वेस्ट हो गए. अब 10,000 का नुकसान हुआ तो लॉस बाय फायर 10,000 और परचेजेस को क्रेडिट किया 10,000, क्योंकि अब ये हमारे कॉस्ट पर ही नुकसान कंसीडर करेंगे कि हम ये तो नहीं कहेंगे कि हमने 10,000 के गुड्स थे बाजार में बेचता तो 15,000 आते, 15,000 का नुकसान हो गया. नुकसान आपने जितना पे कर दिया उतने का ही नुकसान है, इसीलिए हम इसे परचेजेस में क्रेडिट करके 10,000 रुपए लिखते हैं. अब सवाल ये उठता है कि लॉस बाय फायर को हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 3 सिचुएशंस आती हैं. एक सिचुएशन ये कहती है कि आग लगी तो जो गुड्स जले हैं वो इंश्योर्ड भी हो सकते हैं. दूसरी सिचुएशन कहती है कि वो नॉट इंश्योर्ड भी हो सकते हैं. अगर वो इंश्योर्ड हैं तो फिर 2 सिचुएशन, फुली इंश्योर्ड है या पार्शियली इंश्योर्ड है. और नॉट इंश्योर्ड में तो कोई सिचुएशन की जरूरत ही नहीं है. नॉट इंश्योर्ड मतलब इंश्योर्ड ही नहीं है. अगर वो फुली इंश्योर्ड है तो हमें सारा का सारा खर्चा जितना भी लॉस बाय फायर हमें 10,000 का नुकसान है उसका इंश्योरेंस कंपनी हमें पेमेंट करेगी. वो हमने बिजनेस स्टडीज में भी समझ रहे हैं कि जब भी हम इंश्योरेंस कराते हैं और इंश्योरेंस कंपनी हमारा क्लेम पास करती है तो जो हमने नुकसान पहले बियर कर लिया तो उस लॉस को जो 10,000 का हमने डेबिट किया उस लॉस को अब हमें कौन पे करेगा? इंश्योरेंस कंपनी. तो हम यहाँ पर जनरल एंट्री फर्स्ट ये एंट्री तो पास होगी. सेकेंड एंट्री हम पास करेंगे अगर वो फुली इंश्योर्ड लॉस है तो हमारी एंट्री होगी इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू
लॉस बाय फायर अकाउंट पूरे अमाउंट से 10,000 10,000। और तीसरी एंट्री, इंश्योरेंस कंपनी का क्लेम पास होकर पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट, पूरे 10,000 आपको रिसीव हो जाएंगे। दूसरी सिचुएशन कि अगर वो पार्शियली इंश्योर्ड है तो कितने रुपए इंश्योरेंस कंपनी पास कर रही है और कितने का लॉस आपको बियर करना है। मान लो 10,000 में से 8,000 इंश्योरेंस कंपनी दे रही है और 2,000 का लॉस आपको उठाना है। तो ऐसी सिचुएशन में हमारी सेकेंड एंट्री होगी, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट 8,000, जो लॉस 2,000 का हम उठा रहे हैं वो जाएगा। P&L अकाउंट डेबिट 2,000 टू लॉस बाय फायर अकाउंट 10,000। और थर्ड एंट्री हम पास करेंगे जब इंश्योरेंस कंपनी पैसा देगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट 8,000 8,000। ये जनरल एंट्री हम पास करेंगे। फुली इंश्योर्ड में सारा का सारा पैसा इंश्योरेंस कंपनी से हम मांगेंगे और इंश्योरेंस कंपनी हमें पे कर देगी। पार्शियली इंश्योर्ड में जितना इंश्योरेंस कंपनी पास करेगी उतना ही इंश्योरेंस कंपनी से हम मांगेंगे और बचा हुआ अमाउंट हमें लॉस बियर करना है, इसलिए P&L अकाउंट दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करेंगे 2,000 से और पूरे लॉस बाय फायर को ट्रांसफर कर देंगे, जिसमें से 8,000 जाएंगे इंश्योरेंस कंपनी में और 2,000 जाएंगे P&L में। तो जो इंश्योरेंस कंपनी से 8,000 गए वो 8,000 अब हमें रिसीव भी होंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी एंट्री होगी। अब पास करते हैं, अगर वो ट्रांजैक्शन नॉट इंश्योर्ड है, अगर ये जो आग लगने की वजह से जो गुड्स जले हैं अगर वो इंश्योर्ड नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या जनरल एंट्री पास करेंगे। अगर वो इंश्योर्ड नहीं है इसका मतलब क्या है, जो जला है वो पूरा ही लॉस है हमारे लिए। तो ऐसी सिचुएशन में हमारी सेकेंड एंट्री होगी P&L अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर अकाउंट, P&L अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर अकाउंट पूरे 10,000 रुपए से। तो ये हमारी नॉट इंश्योर्ड के केस में अगर आग लगने पर हमने इंश्योरेंस नहीं करवा रखा तो पूरा ही लॉस हमें P&L में कंसीडर करना पड़ेगा और इस अमाउंट के साथ हम पूरा का पूरा लॉस हम हमारे P&L अकाउंट में ट्रीट करेंगे। This is the topic which relates to goods lost by fire or theft, in which we have studied if those goods are insured, then we are having two options. If those goods are fully insured, then this entry would be passed. If those are partially insured, then the amount to be claimed for insurance company that should be debited in the name of insurance company, and whatever the amount the insurance company is not going to pass the claim, that particular amount should be debited in P&L account. And the same has been received from insurance company later on. तो ये जनरल एंट्रीज हमें पास करनी है। अगर वो गुड्स इंश्योर्ड ही नहीं है तो पूरा का पूरा लॉस बाय फायर ही हमारे लिए लॉस है और हम उसे P&L अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ये है हमारा टॉपिक गुड्स लॉस बाय फायर और थेफ्ट।